स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर मैं आपके लिए करंट जीके से संबंधित कुछ फैक्ट्स लेकर आया हूं, जिसको आप वन लाइनर भी कह सकते हो। छोटी छोटी बातें हैं, उनको आप समझने का प्रयास करें और साथ साथ उनको रिवाइज करते जाएं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करने जा रहा हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। दिल्ली यूनिवर्सिटी आप सुनते ही होंगे नाम। दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में एक फैक्ट हमारे सामने आया है। इसकी जो स्थापना हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट, ये हुआ था 1 मई 1922 को। तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि नई क्या बात सामने आती है। नई सामने ये आती है कि 1 मई 2022 को इसके 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 100 वर्ष पूरे हुए हैं। जिस भी संस्था के या संगठन के या किसी घटना के कोई पर्टिकुलरली वर्ष पूरे होते हैं, जैसे 25 वर्ष पूरे हो गए, 50 वर्ष पूरे हो गए, 75, 100, 125, 150, समझ गए होंगे मेरी बात को आप, तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसने अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं। मुझे याद आ रहा है BHU, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आप समझते हो, BHU की जो स्थापना है ये 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। इससे पहले ये एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित किया गया सेंट्रल हिंदू कॉलेज हुआ करता था, और जिसे मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बदल दिया था। और इसके 2016 में 100 वर्ष पूरे हुए थे। तब ये क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं कह रहा हूं। इसी सिस्टम के साथ यदि हम चलते हैं, हम इस तरीके से यदि जो नया हमारे सामने आ रहा है उसको हम पुराने क्वेश्चन से यदि कनेक्ट करके चलते हैं, तो मान के चलना इसे ही हम स्मार्ट स्टडी कहते हैं, और इसी से ही हमारी कामयाबी निर्धारित होती है। फिर ये नहीं है कि जो भी आया सबको समेट लिया। आजकल वर्तमान में मैं देख रहा हूं इस प्रकार के बहुत सारे सिस्टम हमारे सामने आ रहे हैं कि जो चीज आई परोस दो। अभी कुछ बच्चे बता रहे थे कुछ टाइम पहले कि करंट जीके के जो नोट्स हैं उनके पास 4-4 रजिस्टर है, 4-4, 5-5 रजिस्टर करंट जीके के, जबकि इसकी आवश्यकता ही नहीं होती। हम तो भाई, हमारे संस्थान में तो हमारे बच्चे जो है करंट जीके का एक ही रजिस्टर लगाते हैं, उसमें ही राजस्थान के आ जाते हैं, और वो बेहद खुश होते हैं जब पेपर देकर आते हैं। तो अभी कांस्टेबल के पेपर देकर आए हैं, खुश है। ये बचाव आपके लिए बहुत जरूरी है, ध्यान रखें। 4-4, 5-5 करंट जीके के रजिस्टर यदि आप पढ़ोगे तो हिस्ट्री कौन पढ़ेगा, साइंस कौन पढ़ेगा, नेशनल मूवमेंट कौन पढ़ेगा, ज्योग्राफी कौन पढ़ेगा, होगा क्या फिर? ये स्मार्ट स्टडी नहीं है, इससे बचाव जरूरी है। आगे जैसा आप उचित समझें, ध्यान रखें ये बातें। तो ऐसे कनेक्ट करके पढ़ना होता है, तभी हम इस टॉपिक के साथ न्याय कर पाते हैं और हम ये कह पाते हैं कि ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि पुराने पेपर हमें यह जानकारी देते हैं और मैंने आपको ये बता दिया। क्लियर? अब मैं बात करने जा रहा हूं राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं। मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जनता के विरोध के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आप जानते हो श्रीलंका की हालात काफी गंभीर है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, सड़कों पर खून खराबा भी हो रहा है, और बार बार उनके हटाए जाने की मांग भी की जा रही थी। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और नए प्रधानमंत्री जो बने हैं ये है रानिल विक्रम सिंघे।
रानिल विक्रम सिंह ये बने हैं। आप चाहो तो यहां एक लाइन लिख सकते हो, महिंद्रा राजपक्षे के स्थान पर। महिंद्रा राजपक्षे के स्थान पर। और एक चीज और आपने ध्यान में रखनी है कि श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? ये है गोटबाया राजपक्षे। ये जब बने थे तब क्वेश्चन आया भी था, एसएससी में आया था ये क्वेश्चन कि जब ये बने थे तब आया था कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने। उसी तरीके से हम ये बताते हैं, ये क्वेश्चन, ये जो फैक्ट है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन है, रानिल विक्रम सिंघे। और थोड़ा सा यदि आपको घुमाएगा तो आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि रानिल विक्रम सिंघे जो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने किसका स्थान लिया है। दोनों ऑप्शन दे देगा क्योंकि दोनों भाई हैं। आप जानते हो गोटबाया राजपक्षे। ऐसे अभी देखो, श्रीलंका बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहां पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, यूट्यूब पर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पड़ोसी देश। पड़ोसी देशों के बारे में मैंने पूरी डिटेल दे रखी है। मैं आपके लिए ये कर सकता हूं कि वो जो पड़ोसी देशों की जो प्ले लिस्ट है वो आपको मैं जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर उपलब्ध करवा दूंगा आपकी सहूलियत के लिए। अब सहूलियत चाहे मैं कितनी दे दूं, यदि वहां पर जाकर आप श्रीलंका को पढ़ोगे नहीं ना तो कोई फायदा नहीं होगा। श्रीलंका की पूरी बेसिक डिटेल वहां पर है। श्रीलंका का कौन सा राष्ट्रीय वृक्ष है, कौन सा पक्षी है, क्या राजधानी, क्या सिस्टम, सब अपडेटेड है उधर। बस उसमें ये चीजें नहीं होगी क्योंकि वहां पर मैंने प्रधानमंत्री कुछ और लिखा रखा होगा, अब प्रधानमंत्री नए बन गए, ये अपडेट करना होता है। इतने समझदार तो आप कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भारत के पड़ोसी देशों की प्लेलिस्ट अपलोड कर दूंगा अभी मैं, आप उस टेलीग्राम में देखिए या यूट्यूब पे जाकर आप सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। राकेश मेहरा जीके क्लासेस के नाम से श्रीलंका का परिचय आप उसको कर लीजिए, आपके सामने आ जाएगा। नहीं तो टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए। जो नहीं जुड़े हुए हैं, राकेश मेहरा जीके क्लासेस के नाम से टेलीग्राम ऐप पर सर्च करें, वहां पर ज्वाइन कर लें। आपको वहां पर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। मैंने 3 क्वेश्चंस डाले हैं जो यहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वहां पर आपको मिल जाएंगे। आज मैंने 3 क्वेश्चन डाले हैं, उनको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। एक, हालांकि मैंने वहां बता दिया है लेकिन मेरा मन नहीं रुक रहा, इसलिए मैं बताना चाहूंगा श्रीलंका के संबंध में। श्रीलंका का एक द्वीप है हम्बनटोटा। हम्बनटोटा ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम्बनटोटा द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है। तो वहां पर जानकारी के हम्बनटोटा मोस्ट इंपोर्टेंट है। हम्बनटोटा आपके तो यहाँ यही क्वेश्चन बना है कि हम्बनटोटा किस देश का द्वीप है, तो श्रीलंका का। ऐसे बहुत सारे हैं। एक तरीके से मैं द्वीप शब्द मत इस्तेमाल करें इसको, हालांकि है कॉर्नर पे ही, बंदरगाह इस्तेमाल करें। बंदरगाह ज्यादा उचित रहेगा। तो हम्बनटोटा बंदरगाह, जैसे और भी कई बंदरगाह होते हैं ना, आपने देखे होंगे कई बार बंदरगाह होता है ग्वादर बंदरगाह। ग्वादर बंदरगाह ये कहाँ का है? पाकिस्तान से संबंधित है। और एक और बताना चाहूंगा मैं, चाबहार बंदरगाह ये कहाँ है? ये ईरान में है। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में है, चाबहार बंदरगाह ईरान में है, हम्बनटोटा श्रीलंका में। ये फिक्स क्वेश्चन होते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको ये पहली बार बता रहा हूं, मैंने बकायदा पोर्ट के नाम से एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसमें मैंने आसपास के सारे पोर्ट बता चुका हूं मैं, जो कि महत्वपूर्ण एग्जाम में आते हैं। तो एक बार आप इसे नोट कर लें।
इंडोनेशिया के संबंध में एक फैक्ट मेरे सामने आया है, वो ये है कि भारत सबसे ज्यादा खाद्य तेलों का आयात, इंपोर्ट, इंडोनेशिया से करता है। इंडोनेशिया से करता है। मैं जो अभी आपको प्लेलिस्ट दूंगा जो टेलीग्राम में अपलोड कर दी है मैंने, उसमें आप इंडोनेशिया को भी मिलेगा, आपको इंडोनेशिया को भी आप जान सकते हो। वहां भी मैंने इंडोनेशिया के बारे में बताया है। यहाँ मुख्य रूप से जो पाम ऑयल है उसका आयात होता है। दूसरे नंबर पर मलेशिया है। अभी ये हाल फिलहाल चर्चा में रहा, रूस यूक्रेन संकट के कारण इसने खाद्य तेलों के निर्यात पर रोक लगाई, लेकिन भारत ने कहा कोई समस्या नहीं है, हम इसको एडजस्टमेंट कर लेंगे। लेकिन फिर भी फैक्ट तो यही रहेगा कि सबसे ज्यादा जो खाद्य तेलों का जो आयात है, जो इंपोर्ट है, भारत इंडोनेशिया से करता है। ये ध्यान रखें। इंडोनेशिया के बारे में आप भली भांति जानते हो। यदि हम लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट की बात करें तो हम कह सकते हैं कि भारत ने इसे हराकर थॉमस कप जीता है। ये मैंने आपको करवा दिया है। कई बच्चे हैं वो नहीं समझ पाए होंगे, मैं बता देता हूं। मैंने आपको वो जो बताया ना, कांस्टेबल परीक्षा रद्द, उसके आगे मैंने पढ़ा भी दिया आपको उस सूचना के बाद में। वहां मैंने थॉमस कप के बारे में पूरी डिटेल दे चुका हूं। वहां पर आप देखिए, जो मेरा वीडियो भी अपलोड हुआ था कल परसों, कि राजस्थान कांस्टेबल परीक्षा रद्द, नई तिथि जारी, उसमें आपको थॉमस कप के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके साथ साथ मैंने वहां पर उबेर कप के बारे में भी बताया है और डिटेल के साथ बताया है। हालांकि ऑफलाइन क्लासेज में तो करवा दिया, लेकिन फिर भी जो बच्चे पुराने हैं, जो जुड़े हुए हैं, वो ध्यान रखें। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही बनेगा कि थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है, जबकि उबेर कप महिला बैडमिंटन से संबंधित है। एक इंडोनेशिया के बारे में बात आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि इसके जो प्रथम राष्ट्रपति थे, इंडोनेशिया के जो पहले राष्ट्रपति, उनका नाम था डॉक्टर सुकर्णो। ये खूब आता है भाई क्वेश्चन, आप समझ गए होंगे। ये 26 जनवरी 1950 भारत का पहला गणतंत्र दिवस। और मुख्य अतिथि थी, चीफ गेस्ट, ये ध्यान रखना। इंडोनेशिया के संबंध में यदि मैं हल्की सी ज्योग्राफिकल बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं, एक क्वेश्चन है, हम आपको बताते भी हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ये सुमात्रा द्वीप है। यहां पर आपका वो अंडमान निकोबार आ जाएगा, ऊपर से ग्रेट निकोबार है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जो ग्रेट निकोबार है वो उसके सबसे निकटतम द्वीप कौन सा है? सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया का है ये। और यहाँ पर जो है एक द्वीप है जावा, और यहीं पर इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, हालांकि इंडोनेशिया की नई राजधानी भी घोषित की जा चुकी है। मेरा बताने का उद्देश्य है ये जो है, ये है सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि है यहाँ पे, इस पर गौर करें आप। तो ये सुंडा जल संधि है, यही सुंडा ट्रेंच है, सुंडा ट्रेंच। इसको सुंडा गर्त भी बोलते हैं, इसको कभी जावा ट्रेंच भी कहा जाता था, आज भी कह सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी एक क्वेश्चन आया था, एक स्टूडेंट बता रहा था कि सर
एक क्वेश्चन आया है कि सुंडा ट्रेंच किसके समांतर है। अभी एक स्टूडेंट बता रहा था। तो अब देखिए यहां पर है ये, इसको जावा ट्रेंच के नाम से भी जानते हैं। तो किसके समांतर हो गया ये सुमात्रा द्वीप के समांतर हो गया। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं आप मुझे अवगत कराएं, ताकि समय समय पर आपको मैं अपडेट भी करता रहूं, और कोई यदि उलझनों वाला क्वेश्चन हो तो आपको मैं बता सकूं। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। आइए अब मैं एक लेबोरेटरी पर बात करने जा रहा हूं। राष्ट्रीय साइबर विधि विज्ञान प्रयोगशाला। राष्ट्रीय साइबर विधि विज्ञान प्रयोगशाला, इसका जो उद्घाटन किया गया है ये किया गया है मई 2022 में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। और स्थान है हैदराबाद। हैदराबाद में किया गया है। साइबर विधि विज्ञान है तो ये तो बात आप समझ गए होंगे, साइबर क्राइम इससे संबंधित है। और साइबर क्राइम आप जानते हो कि बैंक आपके पास लगभग हर दिन फोन कर ही देता है कि किसी को भी ओटीपी शेयर ना करें। ये जो ऑनलाइन धोखाधड़ी है उसको ही हम साइबर क्राइम कहते हैं। आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेना इसके तहत आता है ये। तो साइबर क्राइम से संबंधित उससे निपटने के लिए एक लेबोरेटरी बनाई गई है, हैदराबाद के अंदर है, और उसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। मैं बात करूंगा, लेकिन हल्की सी बात मैं हैदराबाद के बारे में करना चाहूंगा। एक तो ये मूसी नदी के किनारे है, ध्यान रखना, ये मूसी नदी के किनारे है। और यदि ये जो हैदराबाद है इसके साथ हम सिकंदराबाद मिला दें, सिकंदराबाद को मिला दें, इसके बाद दोनों को मिला दें तो इसे कहते हैं जुड़वा शहर। मतलब हैदराबाद और सिकंदराबाद को हम जुड़वा शहर कहते हैं। ठीक इसी तरीके से कोच्चि और एर्नाकुलम को भी हम जुड़वा शहर कहते हैं। मैं वापस रिपीट कर दूं, हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर है। इसी तरीके से कोच्चि और एर्नाकुलम भी जुड़वा शहर है, ये ध्यान रखना। आइए अब देखिए, साइबर विधि विज्ञान प्रयोगशाला है, ये तो एक फैक्ट हो गया। यहां पर मैं जोड़ना चाहूंगा इसको साइबर क्राइम से। साइबर क्राइम के बारे में मैंने आपको 2 शब्दों में बता दिया कि ऑनलाइन धोखाधड़ी, और वैसे भी आप जानते हो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे संबंधित करूं। भारतीय संविधान में इसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। ये जो साइबर क्राइम है यह अवशिष्ट सूची का विषय है, ये ध्यान रखना, अवशिष्ट सूची का विषय है ये। इसको बोलते हैं रेजिडुअल लिस्ट। अब इसके बारे में आपको ऑनलाइन ऑफलाइन जो मैं पॉलिटी करवाता हूं, जहां पर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन आपको कराया है, वह भली भांति इसके बारे में अच्छे तरीके से बताया हुआ है। अवशिष्ट सूची के बारे में आप जानते हो, जब हम अनुसूची 7 पढ़ते हैं, शेड्यूल 7 पढ़ते हैं, वहां मैं आपको बताता हूं कि 3 सूचियां हैं। एक संघ सूची है, यूनियन लिस्ट, एक है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, और एक है समवर्ती सूची, कंक्रीट लिस्ट।
स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट को है, और जो यूनियन लिस्ट है उस पर कानून बनाने का अधिकार सेंटर को है, और जो कंक्रीट लिस्ट है उस पर केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। विवाद की स्थिति हो तो केंद्र प्रभावी रहेगा। लेकिन नीचे मैंने आपको नोट डाल के लिखाया हुआ है कि इनके अलावा जो विषय बच गए उन पर कानून कौन बनाएगा, उन्हें क्या कहेंगे। तो इनके अलावा जो विषय बच गए उन्हें हम अवशिष्ट सूची में शामिल करते हैं, जैसे साइबर क्राइम, और कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होता है। तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि साइबर क्राइम किस सूची का विषय है। ऑप्शन में दे देगा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची, ऐसे देगा आपसे। या आपको इस तरीके से भी कनेक्ट करवा सकता है कि ये जो अवशिष्ट सूची है इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है। तो ध्यान रखना, कानून बनाने का अधिकार, इस पर जो कानून बनाने का अधिकार है आपके सामने दिख ही रहा है। ये देख लो, अमित शाह सेंटर को व्यक्त कर रहे हैं, गृह मंत्री है भारत के, तो ये सेंटर को होता है। तो विशेष रूप से आपको ये बात ध्यान रखनी है कि साइबर क्राइम अवशिष्ट सूची का विषय है। 2 पॉइंट और है मेरे पास, अभी लेकर आता हूं, एक बार नोट करो। साइबर क्राइम से ही संबंधित है। I4C, इसको ऐसे ही कहा जाता है I4C, लेकिन वास्तव में ये ऐसे है I 1 2 3 4, ऐसे है। इसका पूरा नाम है इंडियन साइबर क्राइम, इंडियन साइबर क्राइम। कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये है। इसकी जो स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था, ये जनवरी 2020 में साइबर क्राइम से निपटने से संबंधित ही है, और ये भी गृह मंत्रालय के द्वारा, आप कह सकते हो दिल्ली में है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा इसका किया गया था। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। अब देखिए एक और है इसके बारे में, बुडापेस्ट कन्वेंशन, बुडापेस्ट कन्वेंशन। देखो, आपको मैं एक बात बताने जा रहा हूं, जहां मैं रुक जाऊं ना, आप भी एक बार रुक जाना, ये ध्यान रखना बेटा प्लीज। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट। मैं प्रूव कर दूंगा कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है, वो बेफिक्र रहिए आप। मैं प्रूव कर दूंगा कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट कौन है, और आप थोड़े समय से भी यदि तैयारी कर रहे हो तो आप ये बता दोगे कि हाँ बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। तो ये जो बुडापेस्ट कन्वेंशन है, ये है क्या, किससे संबंधित है, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये। पहली अंतरराष्ट्रीय संधि, पहली अंतरराष्ट्रीय संधि, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी जो साइबर क्राइम से संबंधित है। मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, बुडापेस्ट कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, साइबर क्राइम, इससे संबंधित क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम में डाल भी दिया है। अब आप कितना देखते हो, कितना करते हो, ये सब आपकी अपनी समस्या है, नहीं वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। और ये बुडापेस्ट कहां का है बताओ, बुडापेस्ट कहां का है? हंगरी, हंगरी नामक एक देश है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में बताता हूं इसके बारे में, पुस्ताज याद कीजिए, हंगरी के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, सब बताया जाता है ये। तो ये हंगरी के हैं, हंगरी, यहां पर एक कन्वेंशन हुआ था जो साइबर क्राइम से संबंधित है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, एक बार नोट करो।
अब मैं आपको बताता हूं कि ये बुडापेस्ट कन्वेंशन क्यों इंपॉर्टेंट है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं 2-3 नाम लिख रहा हूं। स्टॉकहोम सम्मेलन, स्वीडन से संबंधित है। रामसर कन्वेंशन, ईरान से संबंधित है। रामसर ईरान में पड़ता है, स्टॉकहोम स्वीडन में पड़ता है। पृथ्वी सम्मेलन, जिसको आप अर्थ समिट कह सकते हो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये मॉन्ट्रियल कनाडा में पड़ता है। किगाली एग्रीमेंट, ये किगाली जो है रवांडा में पड़ता है। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आया था ये 2018 में, किगाली एग्रीमेंट आई। मुझे ये बताइए, यदि आप 1-2 साल से भी तैयारी कर रहे हो, क्या ये आपके सामने नहीं आए हुए कभी? आपके एग्जाम में क्या ये शब्द सामने नहीं आए? आप देखिए इसका संबंध क्या है, किससे है, कितना बताता हूं आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी में। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाया गया पहला विश्व स्तरीय प्रयास। सेम इसी लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन आया हुआ है। कई बार मैंने आपको लाइव क्लास में भी बताया है, रिकॉर्डेड क्लासेस में भी बताया है, जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज है उसके अंदर है, ऑफलाइन में बताया हुआ है। याद करो, इस सम्मेलन के बारे में जब मैं आपको बताता हूं कि इसी सम्मेलन में ये जो 1972 में हुआ था, 1972 में हुआ था, ये इसी के तहत ही ये घोषणा की गई थी कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। यूएनईपी की स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसने 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो को चैंपियन ऑफ द अर्थ 2018 से सम्मानित किया है। कितनी बार आया है, इसी लैंग्वेज में आया हुआ है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाया गया पहला विश्व स्तरीय प्रयास कौन सा था। ये 4-5 ऑप्शन डाल देते हैं। रामसर कन्वेंशन, ईरान। अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने आपको बताया था कि आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। अच्छे तरीके से आपको रिप्रेजेंट किया था, आर्द्र भूमि के बारे में मैंने आपको बताया था। ये आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। वेटलैंड बोलते हैं। यहां पर मैं आपको थोड़ी सी माथापच्ची देने जा रहा हूं, माफी चाहूंगा इसके लिए मैं आपसे, और उसका जवाब मुझे दे देना। वर्तमान में भारत की आर्द्र भूमि कितनी है? मैं भारत की आर्द्र भूमि के बारे में बात कर रहा हूं। मैं आपके जवाब का इंतजार कमेंट बॉक्स में कर रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा जवाब दीजिए। ये करवा चुका हूं इसलिए कह रहा हूं मैं, और कई बार करवाया है, क्योंकि 2019, 2020, 2021, 2022 इन 4 सालों में बहुत सारी नई आर्द्र भूमियां सिलेक्ट की गई है। नहीं, भारत में कई स्थान ऐसे हैं जो आर्द्र भूमि घोषित हुए हैं। आपको ये बताना है कि आज की डेट में, मतलब मई 2022 तक
भारत की आर्द्रभूमि कितनी है जो रामसर साइट्स में या रामसर कन्वेंशन में इसमें शामिल की गई है। रामसर साइट्स में शामिल भारत की आर्द्रभूमि लिख देता हूं, बाद में कहेंगे पूरा नहीं बताया। इसको रामसर साइट्स बोलते हैं, रामसर साइट्स में शामिल। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके जवाब का, ध्यान रखना। ये भारत की आर्द्रभूमि है। ये अब ये जो पृथ्वी सम्मेलन है इसके बारे में भी मैंने खूब बताया है आपको। रियो डी जेनेरियो में हुआ था ये, ब्राजील, रियो डी जेनेरियो ब्राजील, यहां हुआ ये भी पर्यावरण संरक्षण से ही संबंधित है, लेकिन ये 2 बार हुआ था, ध्यान रखना। एक फर्स्ट, एक सेकेंड। अर्थ समिट जो फर्स्ट है ये 1992 में हुआ था, और जो सेकेंड है ये 2012 में हुआ था ये। और जो पृथ्वी सम्मेलन है जो ये ध्यान रखना, ये 3 इसमें मुद्दे उठाए गए थे, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, इसमें मुद्दा उठाया गया, मरुस्थलीकरण, ये मुद्दा उठाया गया, और एक इसके अंदर जैव विविधता, इसके संरक्षण की बात कही गई, बायोडाइवर्सिटी बताया हुआ है आपको। मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकना, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना, और जो जैव विविधता का संरक्षण करना, ये इसमें टारगेट रखे गए थे। तो पृथ्वी सम्मेलन इसमें हुआ था ये, एक बार आप नोट करो इसे। अब 2 और कन्वेंशन है जो इंपॉर्टेंट है, होने को तो बहुत होते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कितनी बार आता है यार, क्या बताएं आपको, कितनी बार बताया है। ओजोन परत संरक्षण, याद करो, ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है ये। याद करो, मैं आपको बताता हूं, 16 सितंबर 1987 को लागू हुआ था ये, 1987 को। इसी कारण से 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, आपको बताया था मैंने, ध्यान रखना। किगाली एग्रीमेंट ये अक्टूबर 2017 में हुआ था। ये भी क्या है, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। पुराने पेपर जब आप देखोगे फर्स्ट ग्रेड के, शायद 2018 में हुआ था, तब वहां पर एक क्वेश्चन आया था कि अभी हाल ही में किगाली एग्रीमेंट हुआ है ओजोन परत के संरक्षण के लिए। अभी हाल ही में किगाली एग्रीमेंट हुआ है, किगाली का संबंध किस देश से है, ये आया था, रवांडा, या सारे देश लिख चुका हूं मैं। तो दोस्तों, ये पढ़ने का अपना एक तरीका होता है, इसी तरीके से इसको पढ़ा जाता है। और राकेश मेहरा जी के क्लासेस आपको मोती मोती देने के लिए अग्रसर है। आसमान के नीचे जो भी है सारी चीजें आपको दे दूं ना, तो दोस्तों आज दूंगा ना कल दूंगा। आप चाहे इसका बुरा माने चाहे कुछ ही करें, क्योंकि सिलेक्शन स्मार्ट स्टडी से ही होता है। और जब हम स्मार्ट स्टडी करते हैं तो एक नई इबारत लिखते हैं। आसमान के नीचे जो भी है वो सारा यदि पढ़ोगे तो मेरा अनुभव ये कहता है शायद ये आपको कामयाबी की तरफ नहीं लेके जाता है। आगे जैसा आप उचित समझे आप करें, आपकी अपनी इच्छा है। और यदि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है, आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ एक नए तरीके से एक स्मार्ट स्टडी स्मार्ट वे में कुछ बताया है, आपको लगता है, आपको यदि थोड़ा सा भी लगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। इस प्रकार की उम्मीद मैं आपसे करता हूं। तो इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।